गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो आप अपनी ज़िंदगी में एक्शंस ले रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एमिड्स ग्लोबल शिफ्ट। आप सभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ग्लोबल शिफ्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि आप इजराइल और हमास का वॉर देख सकते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर है, रशिया और यूक्रेन का सबसे बड़ा वॉर चला हुआ है। तो इसका जो बुरा प्रभाव है वो इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ इंडिया के ऊपर ही इसका प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो आज इसी की कुछ हम डिस्कशन करेंगे और हम अपना फोकस रखेंगे कि भारत के ऊपर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, लेबर इंटेंसिव जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाएगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी कि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के सामने आने वाली है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है। देखिए, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 2023 और 24 में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो रहने वाली है 7% अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 6.3% रहने वाली है। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो डिक्लाइन हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है। तो और भी ज़्यादा हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस, सबसे पहले तो डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड चल चुका है। पहले चला था ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड। ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड में क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज थी भारत में इन्वेस्ट कर रही थी, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, बहुत सारी कंपनीज भारत में आ रही थी। लेकिन अब डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड शुरू हो गया कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने देश में रह रही हैं या फिर दूसरे देश में जा रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रही हैं। सरकार बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, जैसे कि अब देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसमें अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो एक तरह का बेस्ट एग्जाम्पल है डी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को स्टेट करने के लिए। तो देखिए, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है क्योंकि रशिया भी अब ट्रेड नहीं कर रहा है। रशिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और बहुत सारी कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दी है। तो अब भारत जो है वो रशिया से अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहा है। उसी बीच इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन, बहुत तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि वर्ल्ड की जो रियल जीडीपी है वो डिक्लाइन हो रही है। फिर दूसरा है अनसर्टेनिटी एंड प्राइस वोलेटिलिटी। अब देखिए, ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं वो कभी इंक्रीज होते हैं तो कभी डिक्रीज होते हैं, कभी इंक्रीज होते हैं तो कभी डिक्रीज होते हैं। प्रॉपर इसका कोई प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिसकी वजह से भारत ये सोच रहा है कि हम क्यों दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहें, पेट्रोलियम सेक्टर में हमें खुद अपने देश पे ही फोकस करना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है और भारत को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो हमारी लेबर इंटेंसिव जो हमारे सेक्टर्स हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी। ऐसा हो क्यों रहा है, बेसिकली क्यों जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो हमारी काम नहीं कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, स्लो डाउन इन ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल डिमांड जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। क्यों? देखिए, पेंडेमिक आया था, कोविड-19 आया था, तो उसके बाद से लोग जो है वो उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं बचा है। सो क्राइसिस है पेंडेमिक रिड्यूस द इफेक्टिव डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इन सेक्टर्स लाइक टूरिज्म। अब बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम उस देश में जाएंगे तो उस देश में ये बीमारी चली हुई है, तो टूरिज्म सेक्टर में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव हमें फिर एम्प्लॉयमेंट में भी देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, इसका कमोडिटीज़ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद बात करते हैं राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। हर कंट्री चाहती है कि उसकी जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कर रहा है, वो चाइना की कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, चाइना जो है वो अमेरिका की कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। तो हर एक देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी आ रही है कि खुद के देश पे फोकस करो, ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड शुरू मत करो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डी ग्लोबलाइजेशन का। सो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एंड ट्रेड टेंशंस क्रिएट द अनसर्टेनिटी नीड्स एंड बैरियर्स फॉर एक्सपोर्टर्स अंडरमाइनिंग द मल्टीलेटर ट्रेडिंग सिस्टम। तो जो मल्टीलेटर ट्रेडिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो रहा है। किसकी वजह से? राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म की वजह से। अब भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नेगेटिवली इंपैक्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब भारत की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, और साथ में जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबल इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे जो वॉर चले हुए हैं पूरी दुनिया में, उसकी वजह से।
उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए अगर उसे अपनी इकोनॉमिक स्थिति को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। सो मेजर्स फॉर इंडिया, सबसे पहले तो बूस्ट डोमेस्टिक सेविंग्स। डोमेस्टिक सेविंग्स के ऊपर हमें फोकस करना होगा। एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है हमारे सामने, उसमें भी हमें टैकल करना होगा। सो एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम्स टू एड्रेस द जॉब क्रिएशन चैलेंजेस। तो हमें कुछ ऐसे स्किल प्रोग्राम लेके आने हैं, रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, जिससे कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ जो जॉब के चैलेंजेस है उसे भी हम एड्रेस कर पाएँ। हमें प्रमोट करना है नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ वाले सेक्टर्स को, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। इन सेक्टर पर हमें ग्रोथ लानी है, क्योंकि इन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा खासा हो जाता है। तो हम एम्प्लॉयमेंट को ग्रो करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे। सो फोस्टर नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ इनकॉर्पोरेटिंग प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लेके आने, आईटी सेक्टर में हमें बूम करना है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो भारत को इसमें थोड़ा सा सहारा मिलेगा। तो आज हमने बात की थी कि जो रिपोर्ट आई है कि भारत का जो लेबर इंटेंसिव है, जिसमें हमें लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, लेबर के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सेक्टर जो है एक्सपोर्ट सेक्टर में ये डिक्लाइन हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।